Hello students, welcome to the fourth lecture of WCOM wireless communication. Last lecture में हमने देखा था what are the types of wireless communication in terms of Indian affordability, सबकी रेंज क्या है, सब वायरलेस जो कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप्स की है उसकी रेंज क्या है, वेवलेंथ क्या है और क्या ग्रोथ हो सकता है इंडियन मार्केट में एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने देखा था. आज हम देखेंगे डिटेल ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम और उसके जो डिफरेंट टेक्निक्स है उसको हम आज डिटेल में थोड़ा देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Figure shows the simplified wireless communication system block diagram. Okay. जनरली कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम सेम ही होता है. एक ट्रांसमीटर होता है, फिर प्रोसेसर होता है जो प्रोसेसिंग करता है. आफ्टर दैट मॉड्यूलेटर इज देयर, पावर एम्पलीफायर इज देयर. ओके, लेट्स start with the wireless communication block diagram. First one that generates information to for a transmit a voice or a data. वॉइस या डेटा कम्युनिकेशन के लिए जनरेटर मतलब हमारा जो मोबाइल फोन है या अदर डिवाइसेस. फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस वी रिक्वायर्ड कोडिंग. ओके, ये सिक्योरिटी किसके लिए है? ताकि पर्टिकुलर ट्रांसमीटर पर्टिकुलर रिसीवर को ही डेटा दे सके. ओके, डेटा सब रिसीवर के पास पहुंचेगा लेकिन डिकोड कौन कर पाएगा? जिसके लिए वो डेटा गया है वो रिसीवर ही उसको डिकोड कर पाएगा. सो वेरियस कोडिंग टेक्निक्स आता है that we are going to introduce, that we are studying in the later chapters. After that modulator is there, supported by a carrier signal. Modulation की requirement क्या है? You already know in the analog communication. Modulation क्या बढ़ाता है? अब पावर सुपर इम्पोज करता है एक फ्रीक्वेंसी पे डेटा को या वॉइस को. ओके, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एप्रोप्रिएट रिसीवर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर पाए. ओके, समटाइम्स हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है बिकॉज एफ प्रोपोर्शनल टू 1/λ. सो वेवलेंथ आर वेरी मच. तो वो टाइम पे क्या करेंगे? मुझे और थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, सो आई कैन एम्पलीफाई द डिसिपेशन और ट्रांसमिशन पावर. तो उसके लिए मुझे चाहिए पावर एम्पलीफायर ताकि मैं लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर सकूं. ओके, एंड दैट सिग्नल इज अवेलेबल एट द एंटेना. एंटेना उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा. ओके, एट द रिसीवर साइड first we have a antenna which receives the signal. Okay, after that first stage is low noise amplifier, LNA. Okay, जो क्या करता है? नॉइज को रिजेक्ट करता है और जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करता है. आफ्टर दैट डीमॉड्यूलेटर इज देयर. हमने जहाँ पे जो मॉड्यूलेट किया था उसको particularly demodulate करने के लिए we have a demodulator. It is also supported by same frequency carrier frequency. After that decoding is there and you will get a voice or data in written form. So it is a simple wireless communication block diagram. करंट वायरलेस सिस्टम्स जो कौन सी बेस्ट पॉपुलर है, वायरलेस सिस्टम्स आप कौन से यूज करते हैं? सो फर्स्ट वन इज अ सेल्यूलर सिस्टम. जो हमारा बेसिकली मोबाइल फोन है वो सेल. आफ्टर दैट वायरलेस लैन दैट इज वाईफाई. ओके, WLAN is generally used for डेटा कम्युनिकेशन. हमें डेटा जब जो रिसीव करना है या डेटा का यूज करना है
तो वो टाइम पे हम यूज करेंगे WLAN. आफ्टर दैट सैटेलाइट सिस्टम इज देयर, DTH एप्लीकेशंस, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सिग्नल. जनरली हम सैटेलाइट सिस्टम का यूज करते हैं. हमारा जो डायरेक्ट टू होम D2H सिस्टम है, अभी सभी जो डिजिटाइज हो गया है हमारा केबल एंड ऑल दैट, तो वो सिस्टम है ये सैटेलाइट. एंड डिफरेंट वायरलेस PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क के पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग का आपको कम्युनिकेशन करना है, तो यू कैन डिज़ाइन अ पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर दैट बिल्डिंग ओनली. तो उसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं. विथ ब्लूटूथ यू कैन कनेक्ट मोर देन 7 डिवाइसेस. उसका एडवांस टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ का अल्ट्रा वाइड बैंड, कि ब्लूटूथ से ज़्यादा उसका डेटा रेट है, हाई डेटा रेट है, और लेंथ भी ज़्यादा कवर करता है. ओके, सो वेरियस सिस्टम्स आज हम डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट वन इज सेल्यूलर सिस्टम. एज यू कैन सी दैट ये सेल, you can see that hexagonal cells are there. What do you mean by cell? तो ये सेल का मतलब क्या है? जनरली सेल का मतलब है कवरेज एरिया. ओके, और सभी सेल में आपको दिख रहा है ये डॉट्स. ओके, दैट डॉट रिप्रेजेंट अ बेस स्टेशन. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन होता है तो वो सिग्नल हमारा डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, वो सेवरल बेस स्टेशन से होते होते मास्टर स्विचिंग सेंटर, बेस स्विचिंग सेंटर, ये सब अलग अलग जो सेंटर्स हैं वहाँ से होते होते पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एलोकेट होती है आपको, वहाँ से होते आपको रिसीवर के साइड पहुँचता है. ओके, सो होल इंडिया इज डिवाइडेड in a number of cells, different small regions you can say that, जिसको हम imaginary बोलते हैं सेल. ओके, ये सेल का जो शेप है वो भी एक बहुत अच्छा पैरामीटर है डिस्कस करने के लिए कि इसका शेप हेक्सागोन ही क्यों होता है. ओके, तो शेप ऑफ द शेल इज नॉट परफेक्ट हेक्सागोनल, नॉट सर्कुलर, नॉट स्क्वायर. ओके, इट इज इरेगुलर इन शेप. ये थियोरिटिकल, आइडियली जब भी हम थियोरिटिकल कोई भी कैलकुलेशन और सब करते हैं तो हम आइडियलाइजेशन में करते हैं, यानी कि सभी में हम देखते हैं कि भाई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर सब एरिया कवर हो रहे हैं, तो ये आइडियलाइज, इसलिए उसको हमने एज अ हेक्स बताया, बट एक्चुअली इट्स इरेगुलर. ओके, तो वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट होता है? द शेप ऑफ दिस सेल is depends on various factors. Okay, the first factor is the shape of the cell is much affected by coverage area, or you can say that link budget. What do you mean by link budget? Link budget मतलब जो बेस स्टेशन हमारा पावर ट्रांसमिट कर रहा है और उसको जो पावर रिसीव हो रही है उनका रेशियो, दैट इज कॉल्ड लिंक बजट. उसके हिसाब से हमारा एरिया कितना होगा, उसका शेप कैसा होगा, वो इफेक्ट होता है. ओके, सो बेस स्टेशन के लिंक बजट पे हमारा शेप का एरिया बहुत ही डिपेंड होता है. सेकंड थिंग, नंबर ऑफ यूजर्स. अभी ये एक बेस स्टेशन के आजू बाजू कितने यूजर्स हैं उनसे भी आपका शेप का एरिया फर्क पड़ेगा. सपोज एक सेल की कैपेसिटी है 100 यूजर्स को एकोमोडेट करने की. एक से एक बेस स्टेशन 100 को कर सकता है, लेकिन अगर वो एरिया में 1000 ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस 1000 यूजर्स आ गए तो क्या होगा? तो बेस स्टेशन की कैपेसिटी 100 यूजर्स हैंडल करने, तो वो क्या करेगा, अपने आप वो अपना सेल का एरिया कम कर देगा ताकि वो एफिशिएंटली 100 यूजर्स को सर्विस दे पाए. सो नंबर ऑफ यूजर्स से भी इनको फर्क पड़ेगा. एट द सेम टाइम जो बाजू का जो सेल होगा दैट इज क्वाइट एम्प्टी, तो उसको अगर पर्टिकुलर 100 यूजर्स का डेटा नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपना एरिया लार्ज करेगा, एक्सपांड करेगा. ओके, सो दैट नॉट ईच एंड एवरी सेल इज अ फिक्स्ड
लेंथ। ओके, सब का लेंथ अलग अलग होता। थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट द सेल ऑफ द शेप इज सेल बाउंड्री इज नॉट फिक्स्ड, इट इज एडेप्टिव। क्योंकि अगर मैं फिक्स रहूंगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि एक एरिया में अगर कोई यूजर नहीं है तो वो पूरा आइडल रहेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी मैंने एलोकेट की है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया है, एडेप्टिव कर दिया है, विच कैन चेंज। इंटरफेरेंस इज ऑल्सो अफेक्ट द बाउंड्री ऑफ द सेल। इंटरफेरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी रीयूज। यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी रीयूज। अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ट्राई से मोबाइल कंपनी को पूरा एक फ्रीक्वेंसी का बैंड खरीदना पड़ता है, पर्टिकुलर एक रेंट जो मोबाइल कंपनियां देती है। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो परचेस कर रहा है उसका एफिशिएंटली यूज भी करेगा वो, मतलब उसको इतने सारे यूजर्स हैंडल करना है तो फ्रीक्वेंसी सभी के सभी यूज होनी चाहिए। अगर वो अच्छा सपोर्ट नहीं करेगा तो यूजर्स उसके कम होते जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज इज द कंसेप्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ सेल्स हैं वो ग्रीन कलर से इंडिकेट किए हैं, कुछ सेल्स हैं वो ब्लू कलर से इंडिकेट किए हैं। मतलब ये दिखाते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी वी कैन यूज विद नॉट टच सेल। डायरेक्टली अगर मैं दो सेल को एक फ्रीक्वेंसी असाइन करूं तो क्या हो जाएगा, द इंटरफेरेंस विल बी मोर, के एक यूजर एक बेस स्टेशन को भी सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होने को मिलेगा, दूसरे को भी, मतलब जो बेस स्टेशन के लिए डेटा होगा वो दोनों के पास ऑपरेट होगा, मतलब देयर विल बी ए कॉन्फ्लिक्शन। तो हमने क्या किया कि एडजेसेंट पर्टिकुलर एक इक्वेशन डिजाइन करके एडजेसेंट सेल को हमने आइडेंटिफाई किया कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, और उन दोनों को मैंने सेम फ्रीक्वेंसी असाइन किया। तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्टिवली रीयूज भी होगा, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड रीयूज। ओके, प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक सेल दूसरे सेल से बाउंड्री से कनेक्टेड है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली आप देखने जाओगे तो क्या होगा, ये ओवरलैप होंगे, बहुत ज़्यादा ओवरलैप होंगे। जितने ज़्यादा ओवरलैप होंगे उतनी ज़्यादा सिस्टम आपको अच्छी मिलेगी, उतना कॉल ड्रॉप कम होगा। क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हो कार को, एक सेल से दूसरे सेल में जाते हो तो आपको एक प्रोसेस होती है हैंड ऑफ जिसे बोलते हैं, वो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है कि मतलब यहाँ से ट्रैवल हो रहा है। ओके, तो ये बेस स्टेशन के साथ मेरा मोबाइल कनेक्टेड होगा, जैसे ही मैं ये बाउंड्री क्रॉस करूँगा मेरा बेस स्टेशन इसकी फ्रीक्वेंसी छोड़ के ये फ्रीक्वेंसी कैचअप कर लेगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस ऑफ हैंड ऑफ होती है वो इफेक्टिवली होनी चाहिए। अगर कोई एरिया यहाँ पे बीच में आ गया जिसमें ये बेस स्टेशन या ये बेस स्टेशन दोनों की फ्रीक्वेंसी कैचअप करने को मिले नहीं, या फिर ये जो पावर एक्सटेंड कर रहा है वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो कॉल में भी ड्रॉप। तो यहाँ पे हमें कभी भी वाइल ड्राइविंग अ बाइक हम बातें करते हैं, कार ड्राइविंग करते टाइम बातें करते हैं, तो कभी भी हमें कॉल ड्रॉप नहीं होता। सो दैट इज द रीजन, बिकॉज द सेल्स आर ओवरलैप टू ईच अदर। ओके, मोबाइल सिलेक्ट विच बेस स्टेशन टू कम्युनिकेट विथ। मोबाइल जब भी यहाँ पे मूव हो रहा है तो बेसिकली जिस बेस स्टेशन का हाई पावर उसको मिलेगा वो बेस स्टेशन का वो यूज करेगा। कौन? मोबाइल। समझ में आया? मोबाइल सिलेक्ट विच बेस स्टेशन इज टू कम्युनिकेट विथ। ओके, समझ में आ गया? सो बेस स्टेशन जो हमारा ये मोबाइल है, बेस स्टेशन मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिसेस कोऑर्डिनेट हैंड ऑफ एंड कंट्रोल फंक्शन। तो ये सब जो ऑपरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं MTSO, बेस स्टेशन और मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिसेस। जनरली BSC MSC बेस स्विचिंग सेंटर एंड मास्टर स्विचिंग सेंटर, ये सब ऑफिसेस जो है वो यहाँ पे ऑपरेट होती है। क्लियर? सो दिस इज अ सेल्यूलर सिस्टम कि जो हम यूज करते हैं एज अ मोबाइल। डिटेल में हम बाद में देखेंगे, पूरा एक चैप्टर है आपका कि एक्चुअली कम्युनिकेशन मोबाइल का कैसे होता है। नेक्स्ट वन इज WLAN,
वायरलेस लैन IEEE 802.11b, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में वाईफाई भी बोलते हैं। ओके, जनरली इसमें क्या होता है, एक एक्सेस पॉइंट होता है, एक राउटर होता है। फिर राउटर से आपकी डिफरेंट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस कनेक्टेड होती है कि जो डायरेक्टली राउटर की कैपेसिटी होती है कि सब डिवाइसेस को, पर्टिकुलर राउटर की अलग अलग कैपेसिटी होती है, हाउ मच डिवाइसेस इट कैन हैंडल। ओके, तो उनके साथ वो कम्युनिकेट कर पाता है। जनरली ये स्टैंडर्ड जो है हम यूज़ करेंगे एज ए वाईफाई। ठीक है, तो जनरली डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बाइनरी में ही जनरली होता है। WLANs connect local computer about 100 meter of range, breaks a data into packets। ये क्या करता है, जब भी कभी भी आपको पूरा डेटा सेंड करना है तो एक पूरा चैनल एलोकेट करके सब डेटा सेंड नहीं करता, वो क्या करेगा, उसको पैकेट्स बना देगा और पैकेट्स डाल देगा। वो पैकेट किसी भी रूट थ्रू जा सकता है। ओके, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो किसी भी पैकेट, डिफरेंट डिफरेंट पैकेट के फॉर्म से जाना है, मतलब कि अगर चैनल ब्रेक हो जाती है तो भी पूरा डेटा आपका लॉस्ट नहीं होगा। जितना डेटा रिसीव हुआ है, जितना पैकेट रिसीव हुआ है, उतना डेटा तो इसके पास पहुंच जाएगा। चैनल एक्सेस इज शेयर्ड। ओके, शेयर्ड मतलब के जो एक चैनल, जो फ्रीक्वेंसी इसके लिए जनरली 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ का हम यूज़ करते हैं फॉर अ वाईफाई कनेक्शन। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो शेयरिंग में यूज़ होती है। तो शेयरिंग में यूज़ होती है, सो मतलब पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी आपको, आप राजा नहीं है। ओके, पर्टिकुलर एक चैनल आपको मिल गई तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाओगे, ऐसा नहीं है। वेरियस मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, चैनल एक्सेस टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस्ड, फ्रीक्वेंसी डिवीजन या टाइम डिवीजन, ऐसा कुछ। मतलब आप शेयरिंग करना पड़ेगा आपको सभी डिवाइस का। बैकबोन इंटरनेट प्रोवाइडर बेस्ड एफर्ट सर्विसेज, ये एक राउटर है। तो वाईफाई एक लैन है, लेकिन इसको इंटरनेट कहाँ से मिलेगा, यूजिंग ब्रॉडबैंड एंड वायर्ड कनेक्शन। यहाँ आपके राउटर तक वायर्ड कनेक्शन आएगा, लेकिन उसके बाद आप 100 मीटर के रेंज का लग्जरी यूज करके आप उसको वाईफाई के जैसे यूज कर सकते हैं। ओके, पुअर परफॉर्मेंस इन सम एप्लीकेशन, ओके, बिकॉज चैनल इज शेयर्ड। 3 लोग एक साथ वाईफाई में कनेक्टेड है और वाईफाई की स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, समटाइम्स यू विल गेट अ बफरिंग ऑफ डेटा, यू हैव टू वेट। व्हाट डू यू मीन बाय बफरिंग, यू हैव टू वेट फॉर एक्सेस ऑफ पैकेट्स, इट रिक्वायर्स लो मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है उसकी, थोड़ी लो। क्लियर, सो इट्स अ वाईफाई। Different WLAN standards are there, different different bit rates हैं उसके, different different frequency bands यूज कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड टोटली लाइसेंस फ्री, मतलब इसका अगर आपको यूज करना है तो आपको ट्राई से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। IEEE 802.11b has a beat rate of 5.5 Mbps to 11 Mbps। That's why आपने कई बार देखा होगा कि वाईफाई में भी स्पीड ज़्यादा आती है, because of this reason। ओके, फ्रीक्वेंसी बैंड आप कौन सा यूज करोगे, दैट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज। ओके, द रेंज ऑफ 100 मीटर्स। 802.11a has a 54 Mbps of speed. It is used in some of the European countries, but the frequency band is of 5 gigahertz, has a range of 100 meters. Okay, hyperline for European countries is again another standard for requirement of 20 Mbps. Okay, and hyperlan which requires 54 Mbps of speed has a frequency of 5 gigahertz, but the range of hyperlan is quite half. Clear, समझ में आ गया? Okay. Satellite system,
थर्ड वन, जनरली अब तक की हमने सिस्टम में क्या देखा कि मोबाइल सिस्टम का ही आप देख लो कि उसमें क्या होता है कि बेस स्टेशन फिक्स होता है और जो हमारा मोबाइल है वो स्टेशनरी, बेस स्टेशन स्टेशनरी है और जो हमारा मोबाइल और ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो मूविंग है। लेकिन सैटेलाइट सिस्टम क्वाइट डिफरेंट थिंग। सैटेलाइट सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो ऑर्बिट्स है, अर्थ की जो ऑर्बिट्स है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसे बोलता है, कि जियो स्टेशनरी का क्या मतलब है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जब सैटेलाइट मूव कर रहा होता है सो दैट लुक्स लाइक स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ। अर्थ से आप देखोगे तो वो क्या आएगा, स्टेशनरी, मतलब कि फिक्स हो ऐसा लगेगा आपको, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, अर्थ की स्पीड से मूव कर रहा होता है। दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट इट्स अ फिक्स्ड। ओके, तो ये सैटेलाइट थ्रू कम्युनिकेशन जब होता है तो उसमें टोटली रिवर्स होता है। क्या होता है इसमें कि बेस स्टेशन जो हमारा कि जो कम्युनिकेट कर रहा है वो मूविंग है, कि हमारा सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है, और हम जो मोबाइल यूज़र है, मोबाइल यूज़र तो नहीं, डीटीएच यूज़र, वो क्या है, फिक्स है। हम कभी डिश को ऐसे यहाँ से यहाँ रोज रोज घुमाते नहीं है। ओके, सो मोबाइल डिश इज फिक्स्ड, इट इज स्टेशनरी and base station is moving, so it's a quite reverse technology, then you can say that cellular system. Okay, so satellite system is generally used for D2H communication. It covers a very large area. पूरा इंडिया अगर कवर करना है तो भी ये कर सकता है। वायरलेस सिस्टम से भी ऊपर का है ये। इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरलेस सिस्टम बट हाईएस्ट रेंज कैपेसिटी। इसमें आपको रूरल एरिया में जाके, रूरल एरिया में जो हिली एरिया है वहाँ पे भी अगर कम्युनिकेट करना है तो आप कर सकते हो बाय यूजिंग दिस, बिकॉज इट्स अ सैटेलाइट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलेशन एंड ऑल दैट। यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल अ रिसीवर कि जो डायरेक्टली कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट का आपको अगर मिल जाए longitude and latitude, so you can easily access. Generally this satellite system is used for broadcasting. Okay, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए मिलिट्री यूज करती है ये। ओके, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस और एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए होती है, दैट्स वाई पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में सिर्फ मिलिट्री के पास ये अथॉरिटीज होती है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट इज limited quality of voice and data transmission because it is much affected by rain and all that. कई बार आपने देखा होगा कि बारिश में हमारा D2H काम नहीं करता है। ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस आर वेदर सैटेलाइट, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मिलिट्री सैटेलाइट्स अभी यूज हो रहा है। एंड टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस आर ग्लोबल टेलीफोन कनेक्शंस, बैकबोन फॉर global network or a GPS. Okay, GPS, yes, global positioning system. ये एक पूरा अलग एरिया है फॉर एज अ डेटा कम्युनिकेशन। ये डेटा का ही कम्युनिकेशन है कि आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं ऑफ योर यूजर कि वो कहाँ पे है। ओके, सो उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से आप मालूम कर सकते हो कि आपको वो किस अर्थ के किस पोजीशन पे है। इरिडियम, ग्लोबल स्टार, ट्रेडिशनल, इमरसैट आर सम एग्जांपल ऑफ दिस सिस्टम। ये सब यूरोपियन सिस्टम है। ओके, हमारा इंडिया का कोई अभी जीपीएस सैटेलाइट हमने लॉन्च नहीं किया है कि जो हम यूज़ कर सकें। गूगल जो हमें पोजीशन दे रहा है गूगल, तो वो भी यूरोपियन स्टैंडर्ड ही है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन्स। Okay, Bluetooth, you are already aware with this. केबल रिप्लेसमेंट, RF टेक्नोलॉजी। ओके, केबल जो वायर्ड कनेक्शन होता था उसका एक अल्टरनेट है ये कि आपने वायरलेस कर दिया, लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी। ओके, फर्स्ट वन इज शॉर्ट रेंज, दो इट इज ऑपरेटेड एट 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड,
it is already a crowded because Wi-Fi and all other techniques are also working on the same frequency. So Bluetooth is not quite much popular nowadays. वन डेटा रेट क्या है उसका 700 kbps and it requires 3 voice channels. 1 mbps data rate shared between 7 devices. अभी ये 7 devices is not a maximum. जनरली ये टेक्नोलॉजी जब इमर्ज हुई थी तो ब्लूटूथ का हम यूज़ करते थे पर्सनल कंप्यूटर के साथ प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर्स, जो भी हमारी बेसिक डिवाइसेस हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए विदाउट वायर. ओके, तो एक पूरा कंप्यूटर आप बना सकते हो बाय यूजिंग ब्लूटूथ. ओके, सब डिवाइसेस वायर फ्री आपका कंप्यूटर यूज होगी. ओके, सो इट इज अ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क. इट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क, यू कैन से दैट. कि उसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लूटूथ डिवाइस होता है वो बैकबोन होता है लैन से. इंटरनेट का आप ब्लूटूथ से यूज़ करते हो. ओके, ये क्या था, ब्लूटूथ इज अ सिंपल डिवाइस के इन बिटवीन नोड टू नोड कम्युनिकेशन के लिए. वेल दिस इज यूज्ड फॉर अ इंटरनेट कनेक्शन के डिफरेंट पीयर टू पीयर नेटवर्क्स डिज़ाइन करता है. बाय दिस यू कैन हैव अ कनेक्शन विद द इंटरनेट. इमर्जिंग वायरलेस सिस्टम्स अभी कौन से यूज हो रही है. सो वेरियस इमर्जिंग वायरलेस टेक्निक्स आर देयर. एडहॉक नेटवर्क्स इट्स अ पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन. यहाँ पे क्या होता है, एडहॉक मतलब कि सभी डिवाइसेस को एज अ मास्टर नोड ऐसे यूज करता है और पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पूरा जो सिस्टम है वो अपग्रेड होता रहता है. मतलब जैसे ही अभी ये मोबाइल स्विच ऑफ है, ठीक है, तो ये सिस्टम में कनेक्टेड नहीं है. जैसे ये स्विच ऑन होगा आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे भी कनेक्शन आ जाएगा. ओके, मतलब जितने भी एक्टिव नोड है वो जब एक्टिव होता है उसके हिसाब से पूरा नेटवर्क चेंज होता है. दैट इज कॉल्ड एडहॉक नेटवर्क. नो बैकबोन इंटरफेरेंस, राउटिंग कैन मल्टी होप, टोपोलॉजी इज डायनामिक. राउटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ले जाना, तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो वाया कैसे भी करके आपको रिसीवर तक डेटा पहुंच जाता है. फुल्ली कनेक्टेड विद द डिफरेंट लिंक SINRs. एडहॉक नेटवर्क प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब फ्लेक्सिबल है वो, कोई भी डिवाइस जो नोड की जो बेसिक फैसिलिटी जो पूरी कर सकता है वो कनेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट वन इज अ सेंसर नेटवर्क. Sensor network is quite, you can say that it's the same technology as a adhoc, बराबर. लेकिन एडहॉक में और इसमें डिफरेंट है कि उसमें जो नोड लगते थे, जो डिवाइसेस थी, लेकिन उसकी जगह पे यहाँ पे क्या है, सेंसर्स. सेंसर एज यू ऑलरेडी नो दैट विच कन्वर्ट्स अ वन क्वांटिटी इनटू अ अनदर क्वांटिटी. ओके, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेंसर. तो यहाँ पे सेंसर एक डिवाइस है, यहाँ पे दो चीज़ों का मिक्स किया है, नोड एंड सेंसर. सेंसर क्या करेगा, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा और जो दूसरा जो नोड है हमारा उसको ट्रांसमिट करेगा, वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा कंटिन्यूसली. तो ये एक सेंसर का नेटवर्क है. सपोज मैंने टेम्परेचर सेंसर का एक नेटवर्क बनाया है, सब जगह पे पूरे बिल्डिंग में टेम्परेचर सेंसर्स लगा दिए. वो टेम्परेचर सेंसर्स कंटिन्यूसली मुझे डेटा देते रहेंगे. जैसे ही मुझे हाई टेम्परेचर मिलेगा वहाँ पे मुझे अलर्ट मिल जाएगा. तो ये एडहॉक के जैसा ही है, बट इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर अ सेंसर. डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल ओवर अ वायरलेस लिंक्स. ओके, यहाँ पे क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी सोची गई थी लेकिन इम्प्लीमेंटेबल नहीं थी कि सभी जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे हम एंटेना लगा दें उसके ऊपर, तो हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं. But due to several disadvantages, it is not much used technology. UWB is a big brother of Bluetooth. लेकिन थोड़े चेंजेस हैं उसमें कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 100 Mbps अप टू वो जा सकती है. जो लेटेस्ट UWB है वो 1000 Mbps तक. ओके, एक्चुअली वो क्या है कि ब्लूटूथ से अलग क्या है उसका, कि उसका कम्युनिकेशन में लार्ज पल्सेस नहीं होता है, इट यूजेस नैरो पल्सेस. So pulses means a second,
T is directly proportional to 1 upon F. Because of its low power requirement, UWP is very difficult to. Okay, so security point of view, ये बहुत. Okay, these are amplitude versus frequency graph of different technologies. 802.11a Wi-Fi is there and UWP उनका comparison. Okay, अलग अलग techniques. Why UWP? क्या क्या advantages है? It requires low power consumption, large bandwidth, security communication, low interference, no need for license to operate. Next generation, because it's a narrow band pulses. Okay, so it's a exceptional multipath immunity. Multipath मतलब different path through operate होगा. ये 3 path through जा रहा है लेकिन receiver को directly data efficiently मिल जाएगा. Okay, variable computing ये सब जो है वो directly एक साथ connect हो सकता है by using UWP. More devices you can connect. स्पेक्ट्रम रेगुलेशन, जो कोई ऑथोरिटीज़ होती है वो कौन सी ऑथोरिटीज, जैसे हमने ट्राई बताया, ऐसे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड वाइड स्पेक्ट्रम इज कंट्रोल्ड बाय ITUR. ओके, ऐसे डिफरेंट बॉडीज है कि जो पूरे अर्थ का स्पेक्ट्रम को वैलिडेट करती है. ओके, सो दे आर स्टैंडर्ड बॉडीज. ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर. नाउ I am completing introduction of this wireless communication. In the next chapter, we are starting with the cellular concept, mobile computing, mobile communication by detail. So thank you for this. Thank you.